वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं भारतीय संगीत का इतिहास रेफरेंस में मध्यकाल के रेफरेंस में आज हम भारतीय संगीत की हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। मध्यकाल को 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के बीच का जो काल है उसे मध्यकाल कहा गया है तथा मध्यकाल दो भागों में विभाजित किया गया है, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी का जो काल है उसे पूर्व मध्यकाल कहा गया है तथा 12वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी का काल है उसे उत्तर मध्यकाल कहा गया है। अब हम पहले बात करते हैं पूर्व मध्यकाल की। पूर्व मध्यकाल में क्योंकि प्रबंध गायन बहुत प्रचार में था, इसलिए पूर्व मध्यकाल को प्रबंध काल के नाम से भी जाना गया है। इस काल में जो सबसे मुख्य चीज हमें देखने को मिलती है वह है राग रागिनी पद्धति का जन्म, अर्थात रागों को स्त्री और पुरुष के हिसाब से विभाजित करना। उस चीज की शुरुआत जो राग रागिनी पद्धति हम पढ़ते हैं राग वर्गीकरण में, उसका जन्म पूर्व मध्यकाल में माना गया है। इस मध्यकाल के जो पूर्व मध्यकाल के जो मुख्य ग्रंथ हमें देखने को मिलते हैं वो है संगीत मकरंद। संगीत मकरंद वह ग्रंथ है, नारद द्वारा रचित ग्रंथ है और वह ग्रंथ है जिसमें राग वर्गीकरण पर विशेष जोर हमें देखने को मिलता है। चाहे वह राग रागिनी पद्धति हो, समय के अनुसार राग वर्गीकरण हो। आचार्य नारद ने रागों को अपने लिंग के आधार पर विभाजित किया था पूर्व मध्यकाल में। उसके पश्चात जो विभाजन था वह था समय के आधार पर, अर्थात सूर्यांश चंद्रांश समय के आधार पर भी उस समय में ही रागों का वर्गीकरण शुरू किया गया था पूर्व मध्यकाल के समय में। गीत गोविंद, संगीत रत्नाकर, ये पूर्व मध्यकाल के 3 मुख्य ग्रंथ हमें देखने को मिलते हैं। संगीत रत्नाकर जो कि आचार्य भरत द्वारा रचित नाट्य शास्त्र के बाद सबसे मुख्य ग्रंथ माना जाता है भारतीय संगीत के आधार के रूप में। संगीत रत्नाकर में शारंग देव ने आचार्य भरत की 18 जातियां, जो जाति गायन का परंपरा थी, उसको कंटिन्यू करते हुए 18 जातियों के 13 लक्षण उन्होंने बताए। 13 लक्षण अर्थात जैसे हम अभी राग पढ़ते हैं तो राग में ये लक्षण है कि मिनिमम 5 स्वर होने चाहिए, वादी संवादी होना चाहिए। उस तरह से जो संगीत रत्नाकर में शारंग देव ने जो 13 लक्षण माने हैं वह है ग्रह, अंश, न्यास, अपन्यास, संन्यास, विन्यास, ओड़त्व, षाड़त्व, मंद्र, तार, अल्पत्व, बहुत्व तथा अंतर्मार्ग। ये 13 लक्षण जातियों में होना अनिवार्य माना गया था और ये चीज हमें बताई थी पंडित शारंग देव ने अपने ग्रंथ में संगीत रत्नाकर में। तो ये जो मेन चीजें पूर्व मध्यकाल के समय में संगीत के साथ हुई वह थी। अब हम आते हैं उत्तर मध्यकाल पे। उत्तर मध्यकाल जैसे कि हम देख रहे हैं 12वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी का जो काल था वह उत्तर मध्यकाल कहा गया है। इसे भारतीय संगीत के लिए विकास का काल कहा गया। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे परिवर्तन हुए उसमें जो आज हमारे संगीत में मान्य है। साथ ही कई रागों का निर्माण हुआ, कई वाद्य यंत्रों का निर्माण हुआ, कई गायन शैलियों का निर्माण हुआ। तो उत्तर मध्यकाल को भारतीय संगीत का विकास काल माना गया है। सबसे मेन चीज जो इस संगीत में इस काल में हुई है वह है भारतीय संगीत जो 2 स्ट्रीम में बटा है। क्योंकि मुगलों का आक्रमण हुआ तो उत्तर और दक्षिण जो संगीत की पद्धतियां, उत्तर भारतीय संगीत और दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति हम देखते हैं भारतीय संगीत में, वह उत्तर मध्यकाल की ही देन है। मुगलों के आक्रमण के साथ भारतीय संगीत 2 भागों में बट गया। साथ ही अमीर खुसरो जिन्होंने तबला, सितार जैसे वाद्य यंत्रों को इजाद किया, उन्होंने कई गायन शैलियां, तराना, कव्वाली टाइप बहुत सारी गायन शैलियों को उन्होंने इजाद किया। साथ ही बहुत सारे नए रागों का आविष्कार भी किया उन्होंने। उसके बाद हम आते हैं लोचन द्वारा रचित राग तरंगिणी, जो
हमें ग्रंथ मिलता है उसमें रागों को 12 थाटों के आधार पर विभाजित किया गया था, जिसका बेस आज की आधुनिक थाट पद्धति जो उत्तर भारत में प्रचलित है तथा मेल पद्धति राग वर्गीकरण की जो दक्षिण भारत में प्रचलित है, उसका आधार लोचन द्वारा रचित राग तरंगिणी को माना गया। उन्होंने शुरुआत में 12 मेलों से 12 थाटों में रागों को विभाजित किया था, जिसे थाट वर्गीकरण का बीजारोपण हुआ। अकबर का काल भारतीय शास्त्रीय संगीत के लिए स्वर्ण युग माना गया। क्यों? क्योंकि सम्राट अकबर ने वो संगीत के काफी शौकीन थे। उन्होंने कई ऐसे संगीतज्ञ को गोविंद है, तानसेन है, बैजू बावरा है, उन्हें अपने दरबार में स्थान दिया तथा कई रागों का निर्माण हुआ, कई संगीत सम्मेलन हुए, संगीत का बहुत प्रचार प्रसार हुआ। इसलिए अकबर काल को संगीत का स्वर्ण युग माना जाता है। फिर 18वीं शताब्दी में शौरी मियां द्वारा टप्पा गायन शैली का आविष्कार किया गया। तो क्योंकि आगे सदी दर सदी संगीत का विकास होता रहा, इसीलिए उत्तर मध्यकाल को विकास काल के नाम से जाना गया। अब हम देखते हैं उत्तर मध्यकाल के जो मुख्य ग्रंथ हमारे सामने हैं। पूर्व मध्यकाल के ग्रंथ हम देख चुके थे। उत्तर मध्यकाल के जो मेन मुख्य ग्रंथ हमारे सामने है वह है राग तरंगिणी, जो लोचन द्वारा रचित था, जिसमें कि हम देख चुके हैं कि जो थाट वर्गीकरण का बीज जिसने बोया वह पुस्तक थी राग तरंगिणी, लोचन द्वारा रचित। मान कौतूहल राजा मानसिंह द्वारा रचित। उस पुस्तक में राजा मानसिंह ने अपने संगीतज्ञों के साथ हुई जो चर्चाएं हैं या फिर जो उनसे निष्कर्ष निकले हैं चर्चाओं से, उसका वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक में किया है। सोमनाथ द्वारा रचित राग विभोर इस काल की एक मुख्य पुस्तक है। संगीत पारिजात अहोबल द्वारा रचित, यह भी भारतीय संगीत का आधार ग्रंथ इसलिए माना जाता है क्योंकि सर्वप्रथम वीणा के तार पर स्वरों की स्थापना करने का श्रेय पंडित अहोबल को जाता है, जिसका वर्णन हमें उनकी इस पुस्तक में देखने को मिला था। उसके बाद है हृदय कौतुक हृदय प्रकाश, जो हृदय नारायण द्वारा रचित है। चतुर्दंडी प्रकाशिका व्यंकटमखी, पंडित व्यंकटमखी द्वारा रचित है। यह मुख्य रूप से दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति का ग्रंथ है और इसमें उन्होंने 72 मेल जो दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति में प्रचलित है उनका वर्णन दिया गया है तथा व्यंकटमखी ने ये भी बताया है कि एक थाट से 484 रागों की रचना की जा सकती है। उसके पश्चात है अनूप सागर अनूप विलास, जो भाव भट्ट द्वारा रचित था। साथ ही संगीत दर्पण दामोदर मिश्र द्वारा रचित। तो ये थे उत्तर मध्यकाल के मुख्य ग्रंथ। तो ये था हमारा भारतीय संगीत का इतिहास मध्यकाल के रेफरेंस में। आप सभी जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।